नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये लाइन आपने निवेश से जुड़े हुए तमाम विज्ञापनों में बार बार सुनी होगी और पढ़ी होगी, और इसका ध्यान रखते हुए आपने कोई भी निवेश करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को भी ध्यान से पढ़ा होगा। लेकिन राजनीति की दुनिया में जो निवेश किया जाता है उस पर ये बातें लागू नहीं होती, क्योंकि हमारे देश में नेता बनना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है और बिना रिस्क लिए आपका पैसा लगातार बढ़ता ही जाता है। आज हमारे पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे ये पता चलता है कि हमारे देश के बड़े बड़े सांसदों और विधायकों की संपत्ति सिर्फ 5 से 6 वर्षों में ही 300% से लेकर 44,000% तक बढ़ गई है। ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है और आज हम इसका डीएनए टेस्ट जरूर करेंगे। सोचने वाली बात यह है कि अगर आपकी संपत्ति में 100% की भी बढ़ोतरी हो जाए तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा और आपसे सफाई मांगी जाएगी कि आपकी कमाई और संपत्ति अचानक इतनी कैसे बढ़ गई। लेकिन हमारे नेताओं से कोई कुछ नहीं पूछता, क्योंकि वो नेता हैं और नेता होना हमारे देश में सुख समृद्धि की गारंटी है। जब देश का मीडिया आजादी का खेल खेलने में व्यस्त और मस्त हो जाता है तो उसकी दूर की नजर कमजोर हो जाती है और उसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य दिखने बंद हो जाते हैं। मणिपुर भी एक ऐसा ही राज्य है जिसे आजकल मीडिया का सौतेला व्यवहार झेलना पड़ रहा है। मणिपुर पिछले 120 दिनों से यानी लगभग 4 महीनों से आर्थिक नाकेबंदी को झेल रहा है। बहुत सारे लोगों को यह शायद याद भी नहीं होगा कि मणिपुर में 4 और 8 मार्च को वोटिंग होनी है। ऐसे हालात में भी जी न्यूज की टीम इस वक्त मणिपुर में मौजूद है। अगर हम चाहते तो वहां के चुनावी समीकरण और नेताओं के बड़े बड़े इंटरव्यूज आपको दिखा सकते थे, लेकिन हमने आर्थिक नाकेबंदी से परेशान मणिपुर की तकलीफ देश तक पहुंचाने का फैसला किया है और इसके लिए जी न्यूज की टीम मणिपुर के उन इलाकों में गई जहां अलग अलग उग्रवादी संगठनों के कैंप मौजूद हैं। हमने उन लोगों से भी बात की जिन्हें चुनावी वादों और विकास के नाम पर ठगने की कोशिश की गई। ये एक संवेदनशील ग्राउंड रिपोर्टिंग है जो आज आपको जरूर देखनी चाहिए। आज भारत के जीडीपी की विकास दर के नए आंकड़े आ गए हैं। भारत की विकास दर 7.4% से घटकर 7% हो गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि नोटबंदी के बाद जीडीपी की विकास दर 1 से 2% तक घट सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस पर आज हम एक संवाद करेंगे और आज हम 12 ऐसे बैक्टीरियाज के बारे में आपको बताएंगे जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये बैक्टीरियाज पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की मौत का कारण बन सकते हैं। WHO ने 12 बैक्टीरियाज की लिस्ट जारी की है और ये कहा है कि अगर जल्द ही इन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए नए एंटीबायोटिक्स नहीं खोजी गई तो दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। विडंबना यह है कि इंसान अंतरिक्ष में जीवन की संभावना वाले दूसरे ग्रह तो ढूंढ पा रहा है, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं खोज पा रहा। इसलिए हमने बैक्टीरिया के सबसे खतरनाक खानदान का आज एक डीएनए टेस्ट किया है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। नोटबंदी से देश के विकास पर खराब असर नहीं पड़ा है। इस वित्तीय साल की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2016 के बीच जीडीपी 7% की दर से बढ़ी है। खास बात यह है कि जीडीपी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी के दौरान कृषि में बढ़त दर्ज की गई है। Does this imply an effect of demonetization? I am very hesitant to draw simple post hoc comparisons. I think will require a lot more detailed analysis. नोटबंदी के बाद आरबीआई और आईएमएफ जैसी संस्थाओं ने भारत की विकास दर घटने की आशंका जताई थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो नोटबंदी से पूरे साल की जीडीपी में 2% की गिरावट की बात कही थी, लेकिन आंकड़े अनुमान से काफी बेहतर रहे और भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे तेज ग्रोथ वाला देश बना हुआ है। जहाँ तक डिमोनेटाइजेशन का सवाल है, डिमोनेटाइजेशन का जितना हद तक लोग कह रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा जीडीपी के ऊपर, उस तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। दिल्ली के रामजस कॉलेज में आइसा के कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के खिलाफ सेव डीयू मार्च निकाला। विरोध प्रदर्शन में जेएनयू, आईपी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी और जामिया के छात्र और प्रोफेसर शामिल हुए। कैंपस में सियासत के विरोध में आज मिरांडा हाउस की छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि हम कैंपस में किसी तरह का विवाद नहीं चाहते। आइसा समर्थक छात्रा को रेप की धमकी देने के मामले में आज पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
साइबर क्राइम ऑफ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस पर सेक्शन 354A, 506 और 67 IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। रामजस कॉलेज के बाहर छात्रों की पिटाई के मामले में आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी। वहीं पुलिस ने इस मामले में आज LG को रिपोर्ट सौंपी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अखिलेश सरकार धर्म और जाति देखकर बिजली मुहैया कराती है। पीयूष गोयल ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश सरकार को निशाने पर लिया। गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बिजली गुल हो गई। मुरादाबाद के तो जांच के बाद एकदम स्पष्ट सामने स्थिति आई कि धर्म के आधार पे एक रोड पे लाइन लग रही है। पीयूष गोयल के आरोपों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गलत बताया है। अगर हमने रमजान पे बिजली दी तो दिवाली पे भी दी, होली पे भी दी, और अगर क्रिसमस आया तो उस पे भी सबसे ज्यादा बिजली देने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अखिलेश सरकार पर बिजली देने में भेदभाव का आरोप लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 और 5 मार्च को वाराणसी में चुनावी रैलियां करेंगे। उधर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज चुनाव के छठे चरण से पहले 7 चुनावी सभाएं की। उनकी चुनावी सभाएं आजमगढ़ के अलग अलग इलाकों में थीं। चुनाव प्रचार के दौरान बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मऊ में पीएम नरेंद्र मोदी पर सियासी नाटकबाजी का आरोप लगाया। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है, जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए इम्फाल में प्रचार किया। उन्होंने कांग्रेस पर मणिपुर को बर्बाद करने का आरोप लगाया। मणिपुर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, तो इसके लिए केवल और केवल इबोवी सिंह की एक कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इम्फाल में रैली की। रैली में राहुल ने कहा कि वो चाहते हैं कि मणिपुर का नारियल पानी लंदन में बेचा जाए। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए कोई लंदन में पाइनएप्पल जूस पिए और डब्बे पे देखे मेड इन मणिपुर। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय की पेरोल 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। साथ ही कोर्ट ने सहारा ग्रुप को 7 अप्रैल तक 5092 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। सहारा ग्रुप को प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी अप्रैल महीने तक का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 15 में से 13 संपत्तियों को बेचने की मंजूरी दी है, लेकिन 2 संपत्तियों के डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें अभी नहीं बेचा जा सकेगा। नवी मुंबई में जी न्यूज के सहयोगी चैनल जी24 तास की महिला रिपोर्टर के साथ मारपीट हुई है। दीघा इलाके में जी24 तास की रिपोर्टर स्वाति नाइक और कैमरामैन संदीप भारती अवैध निर्माण को लेकर रिपोर्टिंग करने गए थे। मारपीट के बाद कैमरामैन संदीप भारती को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब ये मारपीट हुई तो नवी मुंबई पुलिस के जवान वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मारपीट करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। दीघा इलाके में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण का आरोप है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 फरवरी को यहाँ की 4 इमारतों को गिराने का आदेश दिया था। जी न्यूज की टीम बिल्डिंग गिराने की कार्रवाई को कवर करने पहुंची थी। अमेरिका में नस्ल भेद का शिकार हुए भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोटला का आज हैदराबाद में अंतिम संस्कार किया गया। परिवार ने नम आंखों से श्रीनिवास को अंतिम विदाई दी। श्रीनिवास को 22 फरवरी को अमेरिका के कैंसस में एक रिटायर्ड अमेरिकी नौसैनिक ने गोली मार दी थी। श्रीनिवास की हत्या पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुख जताया है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि कैंसस की घटना झकझोरने वाली है। The president is dedicated to preserving this originating principle of our nation. And while we're at it, I don't want to get ahead of the law enforcement, but I was asked the other day about the story in Kansas, the shooting in Kansas. And while the story is evolving, early reports out of Kansas are equally disturbing. AIADMK के पनीरसेल्वम गुट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की जांच की मांग की है। पनीरसेल्वम समर्थक 12 सांसद आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले थे। सांसदों का कहना है कि जयललिता की मौत संदिग्ध है, इसलिए कोई सेंट्रल एजेंसी इसकी जांच करे। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड के दोषी गोपाल अंसल की याचिका पर सुनवाई करेगा। गोपाल अंसल ने अपनी याचिका में कहा है कि ज्यादा उम्र होने की वजह से उनकी भी सजा कम की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को गोपाल के भाई सुशील अंसल की सजा माफ कर दी थी, लेकिन गोपाल अंसल की 1 साल की सजा को बरकरार रखा था। कोर्ट ने दोनों भाइयों पर 30-30 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था। गोपाल अंसल की याचिका पर 3 मार्च को सुनवाई होगी। 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में लगी आग में 59 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 103 लोग घायल हुए थे। भारत दौरे पर आई वर्ल्ड बैंक की सीईओ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने आज मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर किया। क्रिस्टलिना ने मुंबई में चर्च गेट से दादर स्टेशन तक का सफर तय किया। क्रिस्टलिना ने ट्रेन में महिला डब्बे में सफर किया और मुसाफिरों से बातचीत की। क्रिस्टलिना ने कहा कि वो देखना चाहती थी कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिए जा रहे फंड का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। Incredible commute that happens every day, and to know how what we fund from the World Bank is helping people here to have a more enjoyable journey. क्रिस्टलिना वित्त मंत्री अरुण जेटली और आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से भी मुलाकात करेंगी। आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने पुणे की पिच को खराब बताया है। इस पिच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 3 दिनों में ही मैच जीत लिया था। आईसीसी मैच रेफरी की रिपोर्ट पर बीसीसीआई को 14 दिनों में जवाब देना है। ये पहली बार नहीं है जब भारत की पिच को आईसीसी मैच रेफरी ने खराब बताया हो। दिसंबर 2015 में नागपुर की पिच को लेकर भी आईसीसी नाखुश हुआ था। दिसंबर 2015 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए टेस्ट मैच में भारत ने 3 दिनों में ही मैच को जीत लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली नेत्रहीन भारतीय टीम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने टीम को बधाई दी और टीम को बेहतर खेलते रहने के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने टीम के लिए बैट और बॉल की रेप्लिका पर दस्तखत किए। टीम ने पीएम मोदी को एक बॉल और उनके नाम की एक टीम जर्सी भेंट की। भारतीय टीम ने 12 फरवरी को पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड की रिचार्ज की गई राशि का अब रिफंड नहीं मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि स्मार्ट कार्ड धारकों को दिल्ली मेट्रो में यात्रा करके ही रिचार्ज का पैसा खर्च करना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का ये फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा। जो लोग इस वक्त अपने स्मार्ट कार्ड का रिफंड चाहते हैं, उनके पास 31 मार्च तक का वक्त है। दिल्ली मेट्रो ने ये फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक लिया है। दिल्ली मेट्रो ने स्मार्ट कार्ड रिचार्ज की अधिकतम लिमिट 1000 रूपए से बढ़ाकर 2000 रूपए कर दी है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की पत्नी ने कलिखो पुल की आत्महत्या पर सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। उनकी पत्नी ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को पत्र लिखकर ये मांग की है। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट को दोबारा अपने पति कलिखो पुल की मौत के मामले में पत्र लिखा है। इस चिट्ठी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखी अपनी पहली चिट्ठी पर अदालत के आदेश की कॉपी मांगी है। कलिखो पुल ने पिछले साल 9 अगस्त को आत्महत्या की थी।